हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 45 तक। इसमें बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत हम अगले क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। आपको बताना है कि संबंध जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत है वो किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पावलोव का। अगला क्वेश्चन है, चिंपैंजी यानी वन मानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। तो इसको किस नाम से जानते हैं, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, या समग्र सिद्धांत से, या पूर्णकृति सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, समग्र सिद्धांत से और पूर्णकृति सिद्धांत से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। इस सामान्य बुद्धि लब्धि है, यानी आपको बताना है कि सामान्य बुद्धि एक विशिष्ट होती है, एक सामान्य होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 90 से 110 जो सामान्य बुद्धि लब्धि होती है, इसे कहते हैं IQ लेवल। तो ये 90 से 110 के बीच में होता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जिनकी मतलब वो अलग ही विलक्षण टाइप मतलब दिखाई देते हैं, तो उनकी प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो ये होती है उनकी 140 से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक से भ्रूण अवस्था से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुनरो का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। थॉर्नडाइक ने सीखने संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो आपको बताना है कि थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक है या बाल वैज्ञानिक है, उन्होंने सीखने संबंधित कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 3 सिद्धांत दिए उन्होंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। मनोवैज्ञानिकों ने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है। आपको बताना है कि जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में विभक्त किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। बाल विकास के अंतर्गत शैशव अवस्था की आयु मानी जाती है या अवधि मानी जाती है। आपको बताना कि बाल विकास के अंतर्गत जो है शैशव अवस्था की जो अवधि मानी जाती है वो कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जन्म से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। इसका क्वेश्चन है बाल विकास के अंतर्गत बाल अवस्था की अवधि मानी जाती है। आपने पहले क्वेश्चन में देखा था बाल विकास के अंतर्गत शैशव अवस्था की अवधि बताया था। अब आपको इसमें बताना है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्य अवस्था की अवधि कितनी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 से 10 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। बाल विकास के अंतर्गत किशोर अवस्था की अवधि मानी जाती है। तो आपको बताना है कि इसके अंतर्गत कितनी अवस्था, जो किशोर अवस्था है, इसकी अवधि कितनी मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 11 से 18 वर्ष जो है किशोर अवस्था की अवधि मानी जाती है। यानी शिशु अवस्था की जो आयु मतलब कि शिशु अवस्था की जो अवधि मानी गई है वो जन्म से 5 वर्ष। शिशु अवस्था के बाद हमारा आता है जो बाल अवस्था, वो मानी गई है 6 से 10 वर्ष। इसके बाद जो है किशोर अवस्था की आयु जो मानी गई है वो मानी गई 11 से 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें लिखा पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतों, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं को दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह कहलाती है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्थानांतरण। इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 है, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। यह कथन किसका। आपको बताना है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसने कहा है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वुडवर्थ। यह कथन किनका है, वुडवर्थ जी का है। क्वेश्चन नंबर 58 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है। यानी स्मृति यानी जैसे कहते हैं याददाश्त एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसने कहा है। तो यह कथन किसने कहा है, स्काउट ने कहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
अगला क्वेश्चन है, वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेगों को बताया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 3। यानी कि कौन कौन? भय, क्रोध, स्नेह। जो वाटसन नामक जो मनोवैज्ञानिक या बाल वैज्ञानिक हैं, ये क्या है कि इन्होंने सिद्धांत शिशुओं के अंतर्गत जो भीतर जन्म से विद्यमान जो संवेग होते हैं उनके 3 भेद बताए, यानी भय, क्रोध और स्नेह। अगला क्वेश्चन नंबर 60 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी स्पीयरमैन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? आपको बताना है कि कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व को मापन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि TAT। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, आनुवांशिकता का वाहक होता है, क्या होता है? RNA होता है, केंद्रक होता है, जीन्स होता है, सिरा होता है। तो RNA का वाहक कौन होता है? जीन्स होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? आपको बताना है कि किशोर अवस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है। तो इसे कहा है स्टेनले हॉल ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है, मतलब किस अवस्था में होता है? आपको बताना है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में होता है, बाल्य अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है, या प्रौढ़ अवस्था में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किशोर अवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभवों का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? ये कहलाता है चिंतन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अधिगम। अधिगम को हम सीखना यानी सीखने के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, इसका क्वेश्चन है, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाती है। आपको बताना है कि वह मानवीय योग्यता क्या है जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। यह कहलाती है क्या? सृजनात्मकता या रचनात्मकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, इसमें है, जन्म के समय नवजात बालक में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 270। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए हैं? चूहों पर किए हैं, मटर पर किए हैं, बालकों पर किए हैं, या चूहों और मटर दोनों पे किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चूहों पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। आपको बताना है कि शारीरिक विकास क्षेत्र क्या है? हड्डियां हैं, संवेग है, चिंतन है, तर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड्डियां हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 71, काल्पनिक कल्पना मानसिक हस्त व्यापार है, ये किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है, या वुडवर्थ ने कहा है, मन ने कहा है, या आलपोर्ट ने कहा है? ये किसने कहा? मन ने कहा है। 71 का आंसर सी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नियम है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का नियम क्या है? आपको बताना है, समय का नियम है, तीव्रता का नियम है, आ तथा बा या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समय का नियम और तीव्रता का नियम जो है अनुक्रिया सिद्धांत का नियम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 73 नंबर, सीखने हेतु ब्रूनर द्वारा विकसित प्रतिमान कब प्रस्तुत किया गया? सन 1950 में, सन 1953 में, सन 1956 में, या सन 1962 में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन 1956 में। अगला क्वेश्चन है, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? बताना है आपको, योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक हैं, फ्राबेल हैं, क्रो एवं क्रो हैं, या डगलस हैं? तो इसके किलपैट्रिक हैं। योजना विधि के जन्मदाता कौन है? किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, सीखने का गौड़ नियम नहीं है,
आपको बताना है कि सीखने का जो गौण नियम नहीं है, कौन है, मनोवृत्ति का नियम नहीं है, या अभ्यास का नियम नहीं है, समानता का नियम नहीं है, साहचर्य का नियम नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अभ्यास का नियम नहीं है। कौन सा? गौण नियम। एक प्रधान नियम होता है, एक गौण नियम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है 76। सूझ सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? अहम अनुभव, पुनरावृत्ति, प्रश्न, या इनमें से कोई नहीं। तो सूझ सिद्धांत की जो मुख्य विशेषता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अहम अनुभव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। कौन सा अधिगम वक्र का प्रकार नहीं, यानी सीखने वाला जो वक्र है उसका प्रकार कौन सा नहीं है? तो आप ये सरल रेखीय वक्र, परवलयाकार वक्र, उन्नतोदर वक्र, या नतोदार वक्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परवलयाकार वक्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। निम्न में सीखना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है, या अनुभव का संगठन कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ये सभी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 79 है। निम्न में से कौन सी सीखने की विधि सामूहिक अधिगम विधि नहीं है? प्रोजेक्ट विधि, डाल्टन विधि, सिम्पोजियम विधि, अभिक्रमित अधिगम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कौन सी सीखने की विधि सामूहिक अधिगम विधि नहीं है? तो अभिक्रमित अधिगम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? यह अल्पकालिक स्मृति कहलाती है, या दीर्घकालिक स्मृति, या अनुसरण स्मृति, या अधिगम अंतराल? यह होगा अधिगम अंतराल, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 81। इसमें है व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाता है? अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, या अनुसरण स्मृति, या अधिगम अंतराल? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगम अंतराल। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82। इसका क्या होगा क्वेश्चन? व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, क्या कहलाती है? अभिप्रेरणा कहलाती है, संवेदना कहलाती है, अभिसरण कहलाती है, या प्रतिगमन कहलाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अभिप्रेरणा कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 83। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी, या उपयुक्त में से सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अंतर्मुखी। जो आत्म केंद्रित व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह अंतर्मुखी होता है, ना कि बाहरमुखी। ठीक है, आप अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 84। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्ण में धारण याद की गई सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, क्या कहलाता है? समन कहलाता है, दमन कहलाता है, विस्मरण कहलाता है, समंजन कहलाता है? तो ये हो जाएगा विस्मरण कहलाता है, यानी कि आपको कोई चीज़ याद है अब बाद में आप उसे भूल जाते हैं, उसे विस्मरण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 85 नंबर। निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक नहीं है? बहिर्मुखी, या सैद्धांतिक, या भक्तिहीन, या राजनैतिक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहिर्मुखी जो प्रकार है वो मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है? अभ्यसन कहलाता है, ध्यान लगाना कहलाता है, प्रतिभिज्ञा कहलाता है, या प्रसरण कहलाता है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ध्यान लगाना कहलाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 87। पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? माध्य कहलाता है। इसका सूत्र होता है समांतर माध्य बराबर सूत्र होता है n/2 + n/2 + 1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन आपको समांतर माध्य निकालने के पदों का योग बदले पदों की संख्या हो जाएगा। मध्य का सूत्र होता है n/2 + n/2 + 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 88 है। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? जब यानी
जो बच्चा जन्म लेता है उसके भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? तो आपने पीछे पढ़ चुके हैं कि इसमें 3 संवेग पाए जाते हैं। कौन कौन से? भय, क्रोध और प्रेम। यानी कि जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं? 3 संवेग पाए जाते हैं, भय, क्रोध और प्रेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 88 सी हो गया। अगला क्वेश्चन है 89, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आपको बताना है कि जो बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी थर्नडाइक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 90, व्यक्तित्व मापन के सबसे अच्छी विधि क्या है? इस व्यक्तिगत, वस्तुनिष्ठ या प्रक्षेपण या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 91, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले TAT परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो जो व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, जो TAT परीक्षण होता है, इसका निर्माण किसने किया था? यह क्या वैज्ञानिक ने किया था? इसका बताना है आपको। एडवर्सर, मरे एवं मॉर्गन, स्टेनले हॉल या सीकोड एवं बैकमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मरे एवं मॉर्गन। अगला क्वेश्चन है 92, बालक के केंद्रक या न्यूक्लियस में समानतः कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये आप सभी को पता होगा, इसमें 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाले सामग्री के अंतर्गत नहीं आता? पदार्थ, प्रत्यय, प्रतिमा या संवेदना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पदार्थ नहीं आता। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 94, अभिप्रेरणा अधिगम का सहायक अंग है या मुख्य अंग है या कोई अंग नहीं है या कार्य है? आपको बताना है अभिप्रेरणा जो है अधिगम का क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहायक अंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है? उद्दीपक है, रुचि है, आवश्यकता है या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96, प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है कि प्रेरणा जो है कितने प्रकार की होती है। ये 2 प्रकार की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, प्रेरणा सहायक होती है, किस में सहायक होती है? आपको बताना है सीखने में सहायक होती है, लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होती है, चरित्र निर्माण में सहायक होती है या इन सभी में। तो जो प्रेरणा होती है सभी में सहायक होती है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98, अभिप्रेरणा की विधियां हैं, यानी कि आपको बताना है कि अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियां हैं। खेल है, पुरस्कार है, प्रशंसा को सुदृढ़ करना है या उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद 99 क्वेश्चन है, जन्मजात प्रेरक हैं। आपको बताना है कि जन्मजात प्रेरक कौन कौन से हैं? या प्यास है, या रुचि है, या जीवन लक्ष्य है या प्रशंसा है। तो जो जन्मजात प्रेरक है ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्यास है। बाकी रुचि और जीवन लक्ष्य और प्रशंसा ये जन्मजात प्रेरक नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 है, बालक के कोषों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण कहलाता है, परिपक्वता कहलाती है या समंजन कहलाता है या आत्मसातन कहलाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिपक्वता कहलाती है। इसी के साथ क्लास को करते हैं ख़त्म। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में और इसके अगले क्वेश्चन भी कवर करेंगे। जो मतलब कि बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 200 क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे। 100 हमारे हो चुके हैं, अगली क्लास में 50 क्वेश्चन और करेंगे, इसके बाद 50 और करेंगे। इस प्रकार हमारे 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और पूरे क्वेश्चन जो आप करना चाहते हैं 1 से लेके 100 तक, ये मतलब तो आप पिछली क्लास में देख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।